सभी को नमस्कार। ऊष्मा वाले टॉपिक की बात कर रहे थे हम। और ऊष्मा में अब तक हमने ये पढ़ा था कि ऊष्मा क्या है, ताप के साथ किस प्रकार से संबंधित है, ताप की अवधारणा, तापमान के विभिन्न पैमानों की बात की थी। र्यूमर, रैंकाइन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनके आपस में संबंध भी देखे थे कि किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ये बड़ी बात हमने की थी। तो ऊष्मा वाले ही टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऊष्मा या हीट अब हम ऊष्मा, जैसे कई बार आपने पढ़ा भी होगा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा वगैरह, इनके बारे में हम बात करते हैं। ऊष्मा के विभिन्न मात्रकों की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले ऊष्मा और ताप में हमने संबंध देखा था पिछली क्लास में, फिर पहले ताप की बात की। अब हम ऊष्मा की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं। ऊष्मा या हीट की बात करते हैं। ऊष्मा या हीट की बात करूं तो देखें, ऊष्मा भाई एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो तय है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो वस्तु के तापमान से संबंधित होती है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं किसी भी वस्तु को ऊष्मा देता हूं, ऊष्मा जैसे मैं मान लेता हूं, ऊष्मा मैंने दी, क्यू ऊष्मा मान लेता हूं, क्यू क्यू ऊष्मा देता हूं मैं, क्यू ऊष्मा। तो ये दी गई ऊष्मा किस किस पर निर्भर करती है, ये बात करने जा रहा हूं अब मैं। देखो, एक बात एक एक करके उदाहरणों से मैं समझाता हूं किस किस पर निर्भर करती है दी हुई ऊर्जा। पहला केस मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे देखो, दो द्रव हैं। वैसे द्रव हैं, मान लिया। देखो, ये पात्र ए में क्या है, मैंने जल भरा है, और ये पात्र बी में भी मैंने जल भरा है, इसमें भी मैंने जल भरा। लेकिन पात्र बी में जो मैंने जल भरा वो क्या है, कम है। वैसे तो जल को हम द्रव अवस्था में तो आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। बट जितना भी यहाँ पर आयतन है, मैं द्रव्यमान में मान लेता हूँ कि इसका द्रव्यमान क्या है, ma, और इसका द्रव्यमान mb। क्योंकि देखो, द्रव्यमान क्या होता है, देखो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। जल का घनत्व क्या होता है, एक ही होता है। यानी दिया गया आयतन ये और द्रव्यमान एक बराबर होता है। बाकी द्रवों के लिए ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मान लिया भाई कि यहाँ पर क्या है, ये इसमें 1 किलो जल है, और इसमें मान लेता हूँ कितना है, आधा किलो जल है। ठीक है, MAMB। तो अब मैं जब ये Q ऊष्मा इसे भी दे रहा हूं, Q ऊष्मा, और इसे भी Q ऊष्मा दे रहा हूं, तो थोड़ी देर बाद मैं क्या देखूंगा कि जो तापमान में परिवर्तन होगा, ज्यादा गर्म कौन सा होगा, ये A वाला या B वाला। भाई सीधी सी बात है, एक ही गैस पर इन दोनों पदार्थों को रखा, ठीक है, समान समय तक दोनों को गर्म किया, तो ये ज्यादा जल था। तो ज्यादा जल को अगर मुझे इनका तापमान दोनों का बराबर, यानी इसको भी मुझे, इसका तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, मान लिया इसका तापमान भी मुझे 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो देखो, ये जहां पर ज्यादा पानी है उसको 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना, इसके लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी जो मैं ये ऊर्जा देता हूं, दी गई ऊर्जा, पहला घटक क्या हो गया, दी गई ऊर्जा पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा, यानी Ma ज्यादा है, तो इसके लिए मुझे ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ये जो Mb ज्यादा है, सॉरी Mb, इसका द्रव्यमान कम है, तो इसके लिए मुझे जो ऊर्जा या ऊष्मा है वो कम देनी पड़ेगी। दोनों का तापमान मैं बराबर बढ़ा रहा हूं, तो दी गई ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसको ऊष्मा भी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी
पदार्थों को दी जाने वाली ऊष्मा की निर्भरता पहला तो क्या आ गया, पदार्थ के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान ज्यादा तो मुझे ऊष्मा भी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब दूसरा आता है, देखो दूसरा घटक क्या आता है ये देखते हैं। यानी जो मैं किसी भी वस्तु को ऊष्मा देता हूं तो उसका तापमान बढ़ता है, ठीक है, वो अवस्था परिवर्तन को छोड़कर। तो जो दी गई ऊष्मा है वो ये डिपेंड करेगी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान ज्यादा तो ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। चाय बना रहे हो सेम की सेम, तो 2 कप चाय जल्दी बन जाएगी, क्योंकि जितनी ऊष्मा दोगे वो पूरा द्रव्यमान गर्म होकर उबलकर पूरी चाय बना देगा। लेकिन अगर आप 50 लोगों के लिए चाय बना रहे हो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। या ऐसे कहूँ, आपको ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। दी गई ऊष्मा द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो एक घटक तो आ गया द्रव्यमान। अब देखो मैं द्रव्यमान दोनों का बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगला मैं बता रहा हूं तापांतर। इसको समझना, देखो तापांतर डी थीटा से दर्शाता हूं। थीटा तापमान को, वैसे तो टेम्परेचर को टी से दर्शाते हैं, लेकिन इन दोनों का जो अंतर होता है, दो तापमानों के बीच का अंतर, उसको डी थीटा से दर्शा देते हैं। तो यहां पर अगर जैसे आपके पास ये 2 पात्र हैं, अगेन ये पात्र ए है जल भरा हुआ, ये पात्र बी है इसमें भी जल भरा हुआ है। दोनों में समान जल भरा हुआ है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये पात्र बी है, दोनों में समान द्रव्यमान m इसमें है और m भी इसमें है। यानी द्रव्यमान दोनों का समान है, पात्र दोनों बराबर है, द्रव्यमान इसका भी जितना उसका भी है। अब देखो यहां पर मैं इन दोनों का तापमान बराबर था। अब इसका तापमान मैं करना चाहता हूं T1 जो कि ज्यादा है, और इसका तापमान करना चाहता हूं T2 जो कि थोड़ा सा कम है। तो भाई सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा ऊष्मा दूंगा ना, जितनी ज्यादा देर तक इनको गर्म करूंगा ना, उसका तापमान उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान है, दोनों पदार्थ भी समान है, दोनों पानी, ऐसे मान लीजिए 2 भगोने एक जैसे, दोनों में 1-1 लीटर पानी भर रखा है। तो एक भगोने को जिसमें मुझे ज्यादा पानी को गर्म करना है, जब पानी को ज्यादा गर्म करना है यानी उसका तापमान मुझे ज्यादा बढ़ाना है, तो ज्यादा तापमान बढ़ाने के लिए यानी या तापांतर ज्यादा करने के लिए दी गई ऊष्मा भी जो है ये इस पर भी निर्भर करेगी कि आप तापमान कितना बढ़ा रहे हो। जितना ज्यादा तापमान बढ़ाना चाहते हो उसके लिए आपको ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तापमान कम बढ़ाना चाहते हो तो जो ऊष्मा ऊर्जा है वो कम देनी पड़ेगी। यानी पदार्थ को दी गई जो ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको पदार्थ का तापमान कितना बढ़ाना है। ज्यादा बढ़ाना चाहते हो ज्यादा ऊष्मा दो, कम बढ़ाना चाहते हो तो कम ऊष्मा दो। यानी पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उसके तापमान में कितना परिवर्तन करना इस पर भी निर्भर करती है। और लास्ट जो चीज बता रहा हूं कि पदार्थ को दी गई ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, पदार्थ कैसा है। कैसे देखो, अगेन वही मैं 2 पात्रों से तुलना करता हूं। एक ये पात्र हो गया ए, ये पात्र हो गया बी, ये पात्र हो गया बी। देखो दोनों के द्रव्यमान समान है, m द्रव्यमान इसमें m द्रव्यमान इसमें। तापांतर दोनों का, हमें तापमान दोनों का डी थीटा बढ़ाना है, इसका भी तापमान डी थीटा बढ़ाना है। पहले हमने देखा था द्रव्यमान अलग थे,
फिर दूसरे केस में हमने देखा था तापमान अलग अलग बढ़ाया। अब देखो इस केस में द्रव्यमान भी उतना है और तापमान भी दोनों का समान बढ़ाना है, लेकिन अब यहां पर जो पदार्थ है, यानी इसमें मैंने भर दिया जल और इसमें मैंने भर दिया दूध। अब दोनों को समान अगर ऊर्जा देता हूं तो दोनों के जो तापमान में वृद्धि समान नहीं होगी। यानी ये जो हम ऊष्मा देते हैं, दी गई ऊष्मा किस पर भी निर्भर करेगी? पदार्थ की प्रकृति पर। यानी अगर मैंने Q ऊष्मा इसे दी और Q ही ऊष्मा अगर मैंने इसे दी, ठीक है, तो जल का तापमान जल के तापमान में परिवर्तन कम होगा या तापमान में वृद्धि कम होगी, जबकि हम देखते हैं दूध के तापमान में वृद्धि ज्यादा होगी इसके। कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ इस बात पर भी, दी गई ऊष्मा इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किसको दे रहे हो ऊष्मा, दूध को दे रहे हो या जल को दे रहे हो। दूध को उतनी ही ऊष्मा दोगे, उतने ही जल को जब ऊष्मा दोगे, बराबर दोनों का द्रव्यमान है, तापांतर दोनों का मुझे सेम करना है अगर, तो यहां पर दी गई ऊष्मा अलग अलग होगी। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि नहीं मैं तो दोनों को बराबर ऊष्मा दूंगा, तो देखना जल के तापमान में वृद्धि होती है कम, जबकि दूध के तापमान में वृद्धि होती है ज्यादा। यदि समान ऊष्मा दें तो अब तीन चीजें आपको पढ़ाने के बाद अब हमारे सामने ये जो दी गई ऊष्मा होती है, पदार्थों को दी गई ऊष्मा किस किस पर निर्भर कर रही है? पदार्थ के द्रव्यमान पर, पदार्थ के तापमान में कितना परिवर्तन करना उस पर, और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर। अब ये जो प्रकृति होती है इसके बारे में आगे बात करते हैं। प्रकृति का मतलब क्या है? तो यहां पर अब तक जो हमने पढ़ा, दी गई ऊष्मा डेल्टा Q, डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है, कुछ ऊष्मा अपन दे रहे हैं, यानी पदार्थ की ऊष्मा में वृद्धि या कमी जो भी है, चाहे निकाल रहे हैं तो कमी और दे रहे हैं तो क्या है? वृद्धि हो रही, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए डेल्टा Q बराबर m गुणा s गुणा d थीटा। ये फॉर्मूला थ्रू आउट चैप्टर, पूरे चैप्टर में ये काम आएगा। यहां पर m क्या है? देखो m पदार्थ का द्रव्यमान, d थीटा अभी अपन ने पढ़ा था, दूसरा कारक क्या था? d थीटा तापांतर, और बचता है s जिसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा या इसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। अब देखो एक नई चीज आ गई है, विशिष्ट ऊष्मा। कोई बात नहीं, अभी इसके बारे में, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में भी पढ़ते हैं, घबराना नहीं। बस ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा Q ऊर्जा किस किस के गुणनफल के बराबर है? m पदार्थ का द्रव्यमान, s पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, और d थीटा क्या है? तापांतर। यानी जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो किस किस पर निर्भर करती है, ये हमने देखा, और यहीं से मैं आपको ऊष्मा की परिभाषा देता हूं। देखें, डेल्टा Q बराबर m s गुणा d थीटा। अगर मैं m कर दूं 1, s भी कर दूं 1, तो d थीटा भी कर दूं 1, यानी तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए।
यानी पदार्थ का तापमान कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। एस नॉर्मली हम यहाँ पर बात करते हैं जल की, जल की विशिष्ट ऊष्मा लेते हैं 1, ठीक है। और एम क्या है, पदार्थ यानी वो जो जल जो अपन ने लिया है, जल का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। तो अब सुनना, देखो मेरे हाथ की मूवमेंट देखते रहना। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तीनों क्या हो गए, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आएगा, 1। वापस सुनना, 1 ग्राम जल का द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। एक तरह से हमने ऊष्मा की परिभाषा देख ली, गणितीय रूप में भी। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। अब सुनना, जल का जो व्यवहार होता है अलग अलग होता है, अलग अलग तापमानों पर जल का व्यवहार अलग होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जल असामान्य व्यवहार दिखाता है। इसलिए हमने क्या किया, कहने का मतलब क्या, 1 से 2 बढ़ाओगे ना, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक, जब आप जल का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो जो दी गई ऊष्मा है वो अलग आएगी। अगर हम 10 से 11 की बात करें तो मतलब समझना, देखो डी थीटा हमें 1 रखना है। अब यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस करोगे तो भी अंतर तो 1 का ही आया, 13 से 14 करोगे तो भी अंतर तो 1 ही डिग्री सेल्सियस का है। लेकिन इन दोनों के दौरान दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी नहीं आती, ये प्रैक्टिकली मेजर किया गया। और ऐसा क्यों हुआ, जल के असामान्य व्यवहार के कारण। इसलिए हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया क्या, कि हमें जो तापमान का परिवर्तन 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच देखना है। 15.5 डिग्री सेल्सियस है भी, यहां पर भी देखो अभी भी तापमान कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है। तो अब सुनना, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं परिभाषा में। 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। वापस सुन सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान रखना एक एक चीज पर, कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और कौन सा 1 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। इसे क्या कहेंगे, 1 कैलोरी ऊष्मा। तो हमने पदार्थ का द्रव्यमान भी कितना रखा है, 1 ग्राम। तापांतर कितना करना है, 1 डिग्री सेल्सियस, जो कि कहां से कहां हो जाएगा, 14.5 से 15.5। और विशिष्ट ऊष्मा ये है, जल के लिए 1 होती है। अच्छा, अब मन में आ रहा होगा कि सर जल की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा। एक बार बीच में बता रहा हूँ, आगे जल की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसका मात्रक मुझे यहाँ पर लिखना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। देखो, मुझे जल की या किसी की भी विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक निकालना है, तो विशिष्ट ऊष्मा को रखूँ एक तरफ, बाकी पक्षांतरण कर दिया, क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन एम नीचे आ जाएगा, गुणा डी थीटा नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू, ये अभी मैंने बताया किसके बराबर है, कैलोरी के, ये लो कैलोरी, बटा एम द्रव्यमान मैंने क्या रखा है, 1 ग्राम, यानी यहां पर क्या रख देता हूं, ग्राम, गुणा, भाई पक्षांतरण कर दिया, नीचे आ गया डी थीटा। डी थीटा क्या है, तापांतर, डिग्री सेल्सियस में रख देते हैं इसको, ये लो। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या गया, कैलोरी बटा ग्राम गुणा डिग्री सेल्सियस, ये लीजिए, कैलोरी बटा ग्राम गुणा डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक भी आ गया। जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि द्रवों में सबसे ज्यादा है।
अब ये विशिष्ट ऊष्मा, आगे मैंने बताया था ना विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा वगैरह हमें पता करनी है, तो पहले ऊष्मा की परिभाषा दे देता हूँ, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा आगे पढ़ लेंगे। तो यहाँ से देखो, अब मैं 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा दे रहा हूँ। 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। लिख सकते हैं, देखें कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। एक कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। ये अब फिक्स कर दिया 14.5 से 15.5, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था कि हमें केवल 1 डिग्री सेल्सियस के तापांतर से मतलब नहीं है, हमें तो वो 1 डिग्री सेल्सियस का तापांतर जब दे रहे हैं तो इधर दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अगर करते तो यहाँ पर आंसर 1 नहीं आता। ये दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी के बराबर नहीं थी, क्योंकि ये जल का असामान्य व्यवहार हम देखते हैं। इस वजह से अलग अलग तापांतरों पर, यानी अलग अलग तापमान पर 1-1 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो हर बार रिजल्ट ये सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जो अपन ने लिखा है, एक बार मैं इसको, जैसे अब हमारे पास जूल कैलोरी वगैरह जो अपन ने पहले भी मात्रक देखे, देखो यहाँ पर ये कैलोरी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इस कैलोरी को अपन ने परिभाषित कर दिया है। ये कैलोरी भाई एक तरह से क्या है, ऊर्जा ही तो है, ठीक है। तो इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं, ऊष्मा के मात्रक इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा के मात्रकों की बात करें तो देखो भाई, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो जो ऊर्जा के मात्रक होंगे वो इसके भी मात्रक होंगे। जूल हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। जूल और कैलोरी में संबंध अर्ग भी हो जाएगा। चलो, अर्ग ये किस में हो जाता है, सीजीएस में। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, 1 कैलोरी, साइड में लिख रहे हैं संबंध, 1 कैलोरी में 4.2 जूल। उल्टा अगर पूछ ले 1 जूल में कितने कैलोरी है, तो कुछ नहीं, पक्षांतरण कर दो। भाई अगर आपसे ये पूछ लिया कि 1 जूल में कितने कैलोरी हैं, तो कोई बात नहीं, ये पक्षांतरण कर दो। ये 4.2 को नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी का इधर ही आ जाएगा कैलोरी। कुछ बात नहीं, पक्षांतरण कर दिया, तो जब पक्षांतरण कर देते हैं यहाँ पर क्या पीछे बचा हुआ मानते हैं 1, तो 1 जूल किसके बराबर हो गया, 1/4.2 कैलोरी के लिए। तो ये जूल कैलोरी अर्ग। अच्छा, जूल और अर्ग में भी संबंध, इसके बारे में भी संबंध हम देख सकते हैं कि जूल और कैलोरी में संबंध क्या है, 1 जूल, सॉरी जूल और अर्ग में 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ये भी स्पष्ट है। तो कई बार इन मात्रकों के बीच में संबंध भी पूछ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे सामने अभी ये सारे मात्रक भी हैं। और जैसे बड़े मात्रक की बात करें तो और मात्रक हो जाता है BTU, जिसे कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट बड़ी
इकाई है और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है 1 BTU, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के बराबर होती है। बड़ा मात्रक है। तो ऊष्मा के मात्रकों की भी हमने बात कर ली कि ऊष्मा के विभिन्न प्रकार के मात्रक कौन कौन से हैं। ये ऊष्मा किस किस पर निर्भर करती है? दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू बराबर m गुणा c गुणा डी थीटा। ये हमने जो डेल्टा क्यू बराबर m गुणा c गुणा डी थीटा बार बार काम आएगा। जैसे अब मैं बात करने वाला हूं, अभी अपन ने ये जो पढ़ा ना पिछली स्लाइड में कि S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट, जिसका अपन ने लिखा भी है S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। तो अब मैं इस विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करने जा रहा हूं। देखना, जिसको भी परिभाषित करना या जिसका भी मात्रक निकालना होता है, अपन क्या कर लेते हैं, उसको बराबर के एक तरफ ले आते हैं और बाकी जी बची हुई राशियों का पक्षांतरण कर देंगे। तो बची हुई राशियों का पक्षांतरण करने के बाद हम फॉर्मूला देखकर परिभाषा देख सकते हैं। तो आगे मैं बता रहा हूं, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जानना जरूरी है, इसका भी दैनिक जीवन में प्रयोग है। कैसे? अब सुनना, देखो पहले मैं इसके दैनिक जीवन में प्रयोग बता देता हूं। विशिष्ट ऊष्मा को जिनको अपन समझाएंगे, विशिष्ट ऊष्मा की सहायता से समझाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, या जैसे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कमर वगैरह में दर्द हो रहा है, तो ऐसा हम देखते हैं इस तरह से पानी का बैग आता है, मोटे रबर या किसी अन्य पदार्थ से बना हुआ, पॉलीमर से बना हुआ, ये इस तरह से बैग होता है, जिसके यहाँ पर कुछ बंद कर दिया जाता है ढक्कन से। इसमें हम गर्म पानी भर लेते हैं और गर्म पानी भर के जब ये फूल जाता है, गर्म होता है, तो इस गर्म पानी से भरे हुए बैग से हम सिकाई करते हैं, पानी से ही। क्योंकि यहाँ पर गर्म दूध क्यों नहीं भरा अंदर? ऐसे हो सर दूध तो महंगा आएगा। अरे भाई, साइंस में महंगा और सस्ते की बात नहीं है, इसका कारण क्या है? पानी ही क्यों भरा? अच्छा, पानी से की जगह रेत गर्म करके रेत भर लेते। पानी को तो फिर भी आपको गर्म करना पड़ा, धूप में जाकर कोई बालू मिट्टी उठाते, वो वैसे ही गर्म होती, उसको भर लेते, वो क्यों नहीं भरी? क्या कारण है कि इसमें हम सिकाई करने वाले बैग में पानी ही भरते हैं? अच्छा चलो, ये मान लिया जो गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं, रेडिएटर जो होते हैं आजकल तो फिर भी कूलेंट वगैरह का प्रयोग करते हैं, बाकी जो अभी भी कुछ जैसे ट्रक वगैरह होते हैं कुछ पुराने मॉडल के, तो उनके रेडिएटर जो होते हैं, रेडिएटर में पानी डालते हैं। पानी ही क्यों डाला? कुछ और क्यों नहीं डाला? तो इनका कारण क्या है वो हम इस विशिष्ट ऊष्मा से समझते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को फॉर्मूले से तो अपन परिभाषा देंगे ही, बाकी दैनिक जीवन में इसका कैसे यूज है वो अपन ने इसके बारे में बात की। तो पहले मैं विशिष्ट ऊष्मा को समझाता हूं। ये इन उदाहरणों का जो कारण मैंने पूछा ना कि क्यों सिकाई करने वाली बॉटल्स में या रेडिएटर में पानी का ही प्रयोग करते हैं, ये अब आ जाएगा आपके सामने। देखो, विशिष्ट ऊष्मा को अगर मैं परिभाषित करना चाहूं तो इसके लिए मैं दी गई पदार्थ को ऊष्मा डेल्टा क्यू बराबर m गुणा s गुणा डी थीटा की बात करूंगा। मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूला बार बार काम आता है, बार बार, ठीक है। तो यहां पर देखो, विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करना यानी S क्या हो जाएगा? S बराबर डेल्टा क्यू अपॉन m गुणा डी थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अभी जो अपन ने पहले परिभाषा दी थी ना 1 कैलोरी की, उसी से अपन देखो इसका आंसर निकालते हैं। सबको एक कर दो, डेल्टा क्यू को भी, m को भी, डी थीटा को भी, तो S क्या हो जाएगा? 1। और 1 किसका होता है? जल का। तो अब सुनना, परिभाषा देखना मैं कैसे दे रहा हूं। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा जल की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उल्टा करके बोल दिया अपन ने, वापस सुनना, देखो बहुत आसान है, फॉर्मूला देखकर बहुत आसानी से कह सकते हो। क्या? देखो, m 1 ग्राम जल था, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा
जल की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। लिख सकते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके मात्रक वगैरह जो अभी अपन ने पढ़ भी लिए लिख लेंगे। अब वापस लिख सकते हैं कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा अच्छा, अगर जल की बजाय कोई और पदार्थ आ जाता तो भी अपन ऐसे ही कहते, किसी पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाएगी? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो अपन जल क्यों कहें? जल की जगह दूसरा भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। और यहां पर हमने एक बात ये देखी क्या, कि ये जो विशिष्ट ऊष्मा क्या है, डेल्टा Q अपॉन m इंटू डी थीटा। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मात्रक लिख सकते हैं, वैसे अपन ने पहले भी लिखा है मात्रक। मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया कैलोरी बटा नीचे पदार्थ कितना 1 ग्राम, ये लो ग्राम, गुणा डी थीटा तापांतर किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपके पास विशिष्ट ऊष्मा, इधर लिख देता हूं ये स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा ही क्या कहलाएगी, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, अब हम जल की विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, क्योंकि जल अभी हमने देखा कि क्या है, जल सबसे ज्यादा, अभी जो अपन ने उदाहरण देखे थे कि जल का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो अब मैं जल की विशिष्ट ऊष्मा की बात करता हूं, कितनी होती है जल की विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, इसकी बात करते हैं। तो ये 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस इतनी होती है। यानी 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा 1 कैलोरी। अब सुनना देखो, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी। अगर ये 1000 ग्राम हो जाए, यानी 1 किलोग्राम की बात कर रहा हूं अपने, 1 किलोग्राम पानी है आपके पास, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है आपको, तो आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखो इसको मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूं, 1000 कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी। ग्राम की जगह मैंने अब रख दिया है किलोग्राम, ये लो। तो देख लो वापस, बात सुनना, देखो रटना मत, देखो फिर, क्योंकि रटोगे तो फंस जाओगे। 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी दे रहे थे, अब 1 किलोग्राम के लिए कितना देना पड़ेगा, 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम के बराबर। तो सुनो, 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी, तो 1000 ग्राम के लिए 1000 कैलोरी देना पड़ेगा। ये 1000 ग्राम को मैंने क्या रख दिया, किलोग्राम, और ये क्या हो गया 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2। तो यहां कैलोरी को मैं जूल में बदल दूं, 1 कैलोरी में 4.2 जूल, तो 1000 कैलोरी में कितने हो जाएंगे,
ये 4.2 गुणा 1000 कर दो भाई, तो सीधा लिख दूं 4200 जूल बटा किलोग्राम। और डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में तापांतर बराबर है। दोनों के पैमानों में पाठ्यांक अपन ने देखा था, ताप की अवधारणा देखी थी, तो 273 और 373 अंतर कितना था, तापांतर कितना था, 100 का। और डिग्री सेल्सियस में भी 0 और 100 में तापांतर कितना था, 100 का ही। तो चाहे तापांतर की जब मैं बात करता हूं तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अब सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 किलोग्राम यानी लगभग 1 लीटर हो गया क्या, 1 किलोग्राम आपके पास पानी है, उसका तापमान आपको 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 4200 जूल, 1000 कैलोरी, इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ती है। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ाना होना तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। यही तो विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब सुनना, यहीं पर एक चीज अब धीरे धीरे अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ले जा रहा हूं। जब हम बात करते हैं ये विशिष्ट ऊष्मा की डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डी थीटा, तो देखो मैं दो पदार्थ ले रहा हूं जिनके द्रव्यमान तो मैंने कर दिए समान, जिनके अगर मैं बात करूं अब देखो, जिनके द्रव्यमान समान कर दी, यानी एक पानी है और एक कोई दूसरा द्रव है। अब मैं अगर दोनों को समान ऊर्जा देता हूं तो विशिष्ट ऊष्मा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तापांतर के। यानी जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी उसके तापमान में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना। और ज्ञात द्रवों में जो भी लिक्विड्स है सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, जल की। ये जो ऊपर लिख रखा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है और यही कारण बनेगा रेडिएटर और सिकाई करने वाली बोतलों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा, यही कारण बना कि क्यों हम उनमें पानी का प्रयोग करते हैं। हम देखो यहां पर इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा, यानी इसके तापमान में परिवर्तन क्या होगा, सबसे कम होगा। आप एक भगोने में कोई भी पानी, भगोने में एक तरफ तो ले लिया पानी और दूसरी तरफ कोई भी अन्य दूसरा द्रव ले लिया, कोई भी द्रव, दोनों को क्यू ऊर्जा दो, इसको भी क्यू ऊर्जा दी, दोनों के द्रव्यमान m थे। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यार पानी का तापमान तो बहुत कम बढ़ा, यानी इसका जो तापांतर बहुत कम बढ़ा, लेकिन द्रव का, इस दूसरे द्रव का तापमान ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब इसको ऊष्मा देते हैं तो इसके तापमान में वृद्धि होनी थी। ये अब तक हमने पढ़ा भी है कि जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं Q तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ तापमान में वृद्धि पानी के बहुत कम हुई, इस द्रव के बहुत ज्यादा हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पानी को ऊष्मा देते रहो, ये बहुत मुश्किल से गर्म होता है। लेकिन इसकी उल्टी बात भी सही है। लाइन सुनना, अब जो लाइन कह रहा हूं, पानी मुश्किल से तो गर्म होता है और मुश्किल से ही ठंडा होता है। बाकी अगर मैं बात करूं दूसरे द्रवों की, वो जल्दी तो गर्म हो जाएंगे और जल्दी ठंडे हो जाएंगे। यानी उतनी ही ऊष्मा अगर आप पानी को देते तो पानी उतना गर्म होने में बहुत ज्यादा समय लगा था, दूसरा द्रव जल्दी से गर्म हो जाता। और ऐसा इसलिए क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ज्यादा है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो आप ऊष्मा देते हो ना, तापांतर बढ़ाने के लिए इतना, वो जल के लिए सबसे ज्यादा होती है। जल को बहुत ज्यादा ऊष्मा दोगे ना तब जाकर उसका तापमान बढ़ेगा, और बाकी द्रवों को अगर कम भी ऊष्मा दोगे तो भी तापमान बढ़ जाएगा। और अब देखो यहां पर कारण आता है वो रेडिएटर वाला या वो सिकाई करने वाली बोतल का।
जब उस सिकाई करने वाली बॉटल में आपने गर्म पानी डाल दिया तो पहली बात, पानी मुश्किल से गर्म होता है और मुश्किल से ही ठंडा होता है। तो एक बार अगर आपने गर्म करके उसमें पानी भर दिया तो वो ठंडा भी बहुत धीरे धीरे होगा। देखो ये तापांतर है, ये डी थीटा क्या है? तापांतर। तापांतर यानी तापमान बढ़ना या तापमान कम होना, दोनों केस में इसका यूज कर सकते हैं। तो जब डी थीटा और विशिष्ट ऊष्मा व्युत्क्रमानुपाती थी, यानी तापमान बढ़ाने में भी हमें बहुत ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ी, तो वापस तापमान कम होने के में भी बहुत ज्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे। यानी वो पानी एक बार मुश्किल से गर्म तो हो गया, लेकिन अब ठंडा भी मुश्किल से ही होगा। लंबे समय तक उस बॉटल में वो पानी गर्म रहता है, इसलिए हम सिकाई करने वाली बॉटल्स में पानी का प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ रेडिएटर पर। भाई रेडिएटर का मेन काम क्या होता है? रेडिएटर जो होता है ये गाड़ी के तापमान को नियमन में, तापमान कम करने में या तापमान को कंट्रोल करने में ये रेडिएटर का काम होता है। अब इस रेडिएटर में हमने डाला पानी, रेडिएटर में पानी डाला हुआ है, गाड़ी चली, इंजन गर्म हुआ, इंजन गर्म होकर क्या करेगा? ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। वो ऊष्मा कौन अवशोषित करेगा? ये रेडिएटर का पानी। अब देखो ये पानी की एक तरह से जैसे मान सकते हो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये ऊष्मा अवशोषित करता जाएगा और खुद गर्म तो होगा लेकिन धीरे धीरे गर्म होगा। यानी इसको ऊष्मा देते गए बहुत ज्यादा ऊष्मा इसने अवशोषित की, तब जाकर गर्म हुआ। दूसरा कोई द्रव डालते ना तो पहले ही गर्म हो जाता। यानी वो कम से कम ऊष्मा अवशोषित करता और ये ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है, क्योंकि ये जो ऊष्मा है ये अवशोषित की गई ऊष्मा इसके समानुपाती भी होती है। जितनी ज्यादा होगी ना विशिष्ट ऊष्मा, यानी वो उतनी ज्यादा तापांतर के लिए उतनी ही ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा। तो ये एक बात ध्यान रखना, पानी मुश्किल से तो गर्म होता है और मुश्किल से ही क्या होता है? ठंडा होता है। आसानी से गर्म नहीं होता एक बार, लेकिन अगर गर्म हो गया तो आसानी से ठंडा भी नहीं होता। पानी को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ज्यादा है। तापमान में परिवर्तन करना यानी गर्म करना या ठंडा करना, तो ये तापमान में परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती है विशिष्ट ऊष्मा के। तापमान को बढ़ाना है तो विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा है तो बहुत कम तापमान बढ़ेगा। यानी आप गर्म करोगे बहुत ज्यादा देर तक, तब जाकर वो पानी का तापमान उतना बढ़ता है। इसकी जगह कोई दूसरा द्रव होता तो आसानी से गर्म हो जाता। ये विशिष्ट ऊष्मा का रोल है। तो विशिष्ट ऊष्मा की हमने परिभाषा दी, जल के लिए भी हमने बात की, और जल के लिए जो ये विशिष्ट ऊष्मा हमने बात की ना, कि ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी तो उनके तापमान में परिवर्तन भी बहुत कम होता है, और ज्ञात ठोस व द्रव पदार्थों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? जल न तो जल्दी गर्म होता है और गर्म होने के बाद जल्दी से ठंडा भी नहीं होता है। और यही हम बात कर रहे थे कि इसी के आधार पर हम समझाते हैं क्यों रेडिएटर और सिकाई करने वाली बोतल में जल का प्रयोग किया। तो लिखते हैं यहां पर कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का तात्पर्य है कि उसमें या उस पदार्थ को यदि ऊष्मा दें या ऊष्मा उत्सर्जित करें, वही पदार्थ या तो ऊष्मा लेगा या ऊष्मा उत्सर्जित करे तो तापमान में परिवर्तन
तापमान में परिवर्तन ज्यादा या कम होता है, कम ही होता है। अब लिख सकते हैं, ज्ञात द्रवों तथा ठोसों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है। अर्थात जल को ऊष्मा देने पर इसके तापमान में वृद्धि जल को ऊष्मा देने पर इसके तापमान में वृद्धि अधिक नहीं होती है, नहीं होती है, तथा यदि जल से ऊष्मा निकाल लें, यदि जल से ऊष्मा निकाल भी लें या निकाल लेने पर ऐसे कह सकते हैं, जल से ऊष्मा उत्सर्जित होने पर भी इसके तापमान में कमी अधिक नहीं होती, अधिक नहीं होती। तो इसको एक लाइन में अगर शॉर्ट एंड स्वीट में समझाना चाहें तो जल न तो आसानी से गर्म होगा न आसानी से ठंडा होगा। लिख सकते हैं, अर्थात जल न तो आसानी से ठंडा होता है या आसानी से गर्म होता है, ना ही जल्दी से ठंडा होता है। जल न तो आसानी से गर्म होता है, ना जल्दी से ठंडा होता है। ये इसका मतलब हुआ, न तो जल्दी से गर्म होगा ना ही जल्दी से ठंडा होगा। यानी बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करोगे तब जाकर ये गर्म होगा, बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा होगा तब जाकर ये, या ठंडा करोगे तब ये ठंडा होगा। तो ये ही इसका कारण है। ठीक है, लिख सकते हैं नीचे कि इसी कारण से रेडिएटर तथा सिकाई करने वाले बैग, सिकाई करने वाले बैग में जल का प्रयोग करते हैं।
जल का प्रयोग करते हैं। यानी एक बार गर्म करके आपने इसमें सिकाई करने वाली बैग में डाल दिया तो वो आसानी से ठंडा नहीं होगा, लंबे समय तक गर्म रहेगा। और लंबे समय तक गर्म रहेगा तो आप लंबे समय तक सिकाई भी कर सकते हो। पता लगे एक ऐसा द्रव डाल दिया जो गर्म करके डालते ही थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, फिर गर्म करो फिर ठंडा हो जाएगा तुरंत। यानी हमें एक ऐसे द्रव का प्रयोग करना है जो लंबे समय तक ठंडा रहे। हालांकि उसका नुकसान हमें पहले ही हो जाएगा। कैसे भाई? बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि हमें जब उसको गर्म करना था तो गर्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय ले रहा था। लंबे समय तक गर्म नहीं हुआ तो एक बार गर्म होने के बाद अब लंबे समय तक गर्म भी रहेगा। ठीक है, तो न तो आसानी से गर्म होता है न आसानी से ठंडा होता है। तो अब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से जल की विशिष्ट ऊष्मा की हमने बात की। अब अगर हम बात करें, कई बार ऐसे मन में आता है कि सर जल की तो एक है, जल की अलग अलग अवस्थाएं होती है ना, जैसे बर्फ या वाष्प, उनकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? भाई जब मैंने बता ही दिया कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, तो बर्फ हो या वाष्प, इनकी विशिष्ट ऊष्मा इससे कम ही होगी। नोट करके लिख लेते हैं। क्या कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा और वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा देखें। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 0.47 वाष्प के लिए हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी अगर 1 ग्राम बर्फ को या 1 ग्राम बर्फ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है, 1 ग्राम बर्फ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 0.5 कैलोरी। यही 1 ग्राम वाष्प का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 0.47 कैलोरी। और अगर ये जल होता तो 1 कैलोरी देनी पड़ती। यानी सबसे ज्यादा किसके लिए आती है? जल के लिए। तो हमने बर्फ और वाष्प की भी विशिष्ट ऊष्मा की बात की। अब ये विशिष्ट ऊष्मा का अनुप्रयोग भी हमने देखा कि क्यों आखिर हम जल का प्रयोग ऐसे रेडिएटर वगैरह में करते हैं। तो ऊष्मा के इस पूरे चैप्टर में अभी आगे भी हम ये जो मैंने लिखवाए ना, चाहे विशिष्ट ऊष्मा वगैरह, ये सभी आगे काम आएंगे जब हम अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, हिमन गलन वगैरह की बात करेंगे कि अवस्था परिवर्तन के दौरान किस प्रकार से दी गई ऊष्मा वस्तु के तापमान में कोई भी प्रभाव नहीं करेगी, तापमान को नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन पर जब हम किसी भी वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं या ऊष्मा वो उत्सर्जित कर रही है, उस दौरान उसका तापमान नहीं बदलता। अदरवाइज बाकी सब जगह पर जब जब ऊष्मा देंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। ये हमने जो भी ये पढ़ा विशिष्ट ऊष्मा वगैरह, ये आगे भी अब आपके काम आएगा, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा के बाद अब हम पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। नाम ही क्या है इसका? गुप्त, हिडन है। गुप्त ऊष्मा का मतलब ही क्या होता है कि हम कोई ऊष्मा तो दे रहे हैं लेकिन वो एग्जैक्टली अपना प्रभाव नहीं दिखा रही। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? तापमान बढ़ाना। और ये गुप्त ऊष्मा कब रिलेवेंट होगी? अवस्था परिवर्तन के समय। बताता हूं इसको परिभाषित कैसे करता हूं। देखो कि अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के तापमान में परिवर्तन नहीं करती, इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब अवस्था परिवर्तन कैसे हो रहा है? देखो, बर्फ पिघलकर किस में बदल रही है? पानी में। यानी ठोस से किस में आ रही है? द्रव में। या अगर मैं बात करूं जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, द्रव किस में बदल जाएगा? वाष्प में। तो जब ये वाष्पन की क्रिया होती है उस समय अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो उस समय जो हम ऊष्मा देते हैं वाष्पन के दौरान, उसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और जब ये बर्फ पिघलती है, गल रही है, तो बर्फ जब पिघलती है तब उस दौरान वो बर्फ कुछ ऊष्मा लेगी तभी तो पिघलेगी। तो जब वह पिघलती है तो उस दौरान
दी गई ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो क्वथन या ऐसे कह सकते हैं वाष्पन या गलन की जो गुप्त ऊष्मा है, ये दोनों ही ऊष्माएं तापमान में परिवर्तन नहीं करती, इसीलिए इसे क्या कहा है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा से बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और कितनी होती है, कैसे रिलेवेंट है, मिश्रण का तापमान वगैरह क्या होता है, इसकी बात भी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।